नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए 1965, 1974, 1978 या 1986। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, वर्ष 1974 में भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 फरवरी, 13 अप्रैल, 22 अप्रैल, 5 जून। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको मैं जो है रिपीट कर रहा हूँ बार बार वीडियोज में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका रिवीजन होता रहे और आपको ये प्रश्न याद रहे। तो इसका जो है ऑप्शन 3 सही होगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की परिचालन ऊर्जा है विकिरण ऊर्जा, रासायनिक बंध ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा विकिरण ऊर्जा यानी कि रेडिएंट एनर्जी। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जो रेडिएंट एनर्जी है यानी कि विकिरण ऊर्जा है वो सूर्य से प्राप्त होती है और यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, उसमें इस ऊर्जा को यानी कि विकिरण ऊर्जा को पेड़ पौधे जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और जो जीव जंतु हैं उस पौधों को खाकर, पेड़ पौधों को खाकर उसको अन्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो विकिरण ऊर्जा जो है वो पारिस्थितिक तंत्र की परिचालन ऊर्जा है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में शैवाल यानी कि हरी काई का स्थान होता है। तो देखिए जो हरी काई है यानी कि शैवाल है वो पेड़ पौधों में ही आती है, तो उसको उत्पादक बोलेंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, जो शैवाल है वो एक उत्पादक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से लाइकेन किस के प्रति अधिक संवेदनशील है? अब देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन। ठीक है, जो लाइकेन होते हैं वो प्रदूषण के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। जहां पर वातावरण स्वच्छ होता है वहीं पर ही लाइकेन उगते हैं, प्रदूषित वातावरण में लाइकेन नहीं उगते हैं। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि यह उनके विकास को बाधित करता है और उन्हें मार देता है। ये वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर को मापने के लिए, क्योंकि प्रदूषित क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति कम हो जाती है। ठीक है, अगर लाइकेन की उपस्थिति आपको कम लग रही है किसी क्षेत्र में तो समझ लीजिए वहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है तो किस क्षेत्र में हुई है उन्होंने पूछा है? ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में या जापान में? तो देखिए ओजोन परत जो पतली हुई है वो हुई है अंटार्कटिका में। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जैव मंडल को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? देखिए भारतीय वन्य जैव मंडल को अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो होगा इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें बी पहले दिया हुआ है, लेकिन वाइल्ड लाइफ अगर हम फुल फॉर्म में देखेंगे तो पहले आता है। ठीक है, लेकिन इसमें बी पहले दे दिया है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ में सही होगा, इंडियन बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इस तरह से इसका फुल फॉर्म बनेगा, लेकिन वास्तव में होता है इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। भारतीय वन्य जैव मंडल को IBWL कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारहीन अपशिष्ट को अन्य नाम से कहते हैं। देखिए जैविक अपशिष्ट, अजैविक अपशिष्ट, ऊर्जा अपशिष्ट या द्रव्य अपशिष्ट। भारहीन अपशिष्ट कहते हैं ऐसे मटेरियल जिनको सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तोड़ ना पाए, सड़ा गला ना पाए। ठीक है, तो ऐसे होते हैं प्लास्टिक, कांच। ठीक है, ऐसे ऐसे अपशिष्ट जैसे जिनमें प्लास्टिक होता है, कांच होता है, तो उनको कहते हैं भारहीन अपशिष्ट और वो होते हैं अजैविक अपशिष्ट। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जो भारहीन अपशिष्ट है उनका दूसरा नाम होगा अजैविक अपशिष्ट। देखिए इस प्रश्न में काफी कंफ्यूजन है। ठीक है, किसी किताब में जैविक अपशिष्ट को जो भारहीन बता दिया है, कहीं पर इसको ऊर्जा अपशिष्ट को भारहीन बता दिया है, लेकिन मैंने इस पर काफी अच्छी तरह से रिसर्च की है। अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे, ठीक है, या अगर आप किसी AI से पूछेंगे तो इसका उत्तर अजैविक अपशिष्ट वाला ही आपको सही बताएगा और यही इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा
हैकल ऑप्शन 2 वाला सही होगा। ठीक है, हैकल ने जो है 1866 में सबसे पहले पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी? तो देखिए, प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? प्राथमिक उत्पादक वो होते हैं जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, या घास फूस या झाड़ियां। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे, ये उन्होंने पूछा हुआ है। तो देखिए, इसमें तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र या मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र। तो देखिए, सबसे ज्यादा घास फूस झाड़ी या जैव विविधता पाई जाएगी वो वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाएगी। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने के लिए मिलेंगे, घास फूस भी मिलेगी। बाकी इस जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें इतनी सारी जैव विविधता पेड़ पौधों की नहीं मिलेगी। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंध जो लिखा हुआ है ये गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, संबंध होना चाहिए। ठीक है, संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। इसमें मिसप्रिंट है, इसको आप देख लेना, ये संबंधों नहीं है, संबंधों। ठीक है, तो एक पौधे या उसकी जाति के अन्य पौधों के वातावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को कहते हैं स्वयं पारिस्थितिकी। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए, जो अंतिम ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश होगा। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है? तो देखिए, डीडीटी एक कीटनाशक है। ठीक है, तो कौन सा प्रदूषण होता है इन्होंने पूछा है। तो देखिए, जैसे ही हम डीडीटी के छिड़काव करेंगे तो वो वायु में भी घुल जाएगी, तो उससे वायु प्रदूषण होगा। उसके बाद क्या होगा, वो जमीन में चली जाएगी तो उससे मृदा प्रदूषण होगा। और जैसे ही बारिश होगी तो बारिश में वो बहकर जो जल स्रोत है उनको भी प्रदूषित कर देगी, तो उससे जल प्रदूषण भी होगा। तो इससे तीन ही प्रदूषण होंगे, वायु, जल और मृदा प्रदूषण। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो देखिए, इसमें जो है चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसमें जो यूकेलिप्टस है उसको कहते हैं पर्यावरण का आतंकवादी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह है जो जमीन के नीचे इसकी जड़ें बहुत ज्यादा चली जाती हैं और आसपास की जो जमीन है उसकी नमी को सोख लेते हैं। यूकेलिप्टस आपने देखा ही होगा, इसको सफेदा भी कहते हैं ग्रामीण भाषा में हमारे यहाँ पर। ठीक है, यूकेलिप्टस जो है वो पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1 अप्रैल 1973 को किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? तो देखिए, जिम कॉर्बेट, केवलादेव, सिमलीपाल या रणथंभौर। तो 1 अप्रैल 1973 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है कहां पर? यह है उत्तराखंड में। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई नामक रोग किस धातु की विषाक्तता से होता है? तो देखिए, इटाई इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम की विषाक्तता से होता है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो पृथ्वी को ठीक 2 भागों में बांटती है? तो देखिए, उसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ये आसान प्रश्न है, लेकिन यूपी टेट में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो आसान होते हैं, लेकिन उस समय हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। अगर प्रश्न हमने नहीं देखा पहले से तो उस प्रश्न को हम गलत भी कर सकते हैं, जबकि प्रश्न बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इस तरह से हमको आसान प्रश्न भी देखने होते हैं। ठीक है, हम यह कहकर न छोड़ दें प्रश्नों को ये तो बहुत आसान है। ठीक है, या इस वीडियो में बहुत सारे आसान प्रश्न रख दिए हैं, तो आसान प्रश्न भी हमको देखने हैं और कठिन भी देखने हैं, क्योंकि हम पहले से ही उससे परिचित हों प्रश्न से। और जैसे ही अगर हम एग्जाम में उसको देखें तो गलत उसको ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जब आसान प्रश्न गलत होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है बाद में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले के धूम कण से होने वाली बीमारी है? तो देखिए, इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको सही वाला जो ऑप्शन है वो बताऊंगा। इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा। एंथ्राकोसिस जो है वो कोयले के धूम कण से होने वाली बीमारी है। इसको ब्लैक लंग भी कहते हैं, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं वो काले हो जाते हैं। ठीक है, जो जो कोयले के जो कण हैं वो अंदर चले जाते हैं, हमारे लंग्स में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एंथ्राकोसिस या ब्लैक लंग्स नाम की बीमारी। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार नहीं है? अब देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा। इसमें इसमें सबसे नीचे
उत्पादक होते हैं, फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और उसके बाद तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इस तरह से एक पिरामिड बन जाता है। तो पिरामिड जो होता है वो जीव संख्या पिरामिड भी होता है, संचित ऊर्जा पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड भी होता है, जीव भार पिरामिड भी होता है, लेकिन विसर्जित ऊर्जा का पिरामिड जो है नहीं होता है। ठीक है, ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन है इनके पिरामिड पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन विसर्जित ऊर्जा का पिरामिड है वो नहीं बनाया जाता। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधन के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सही वाला उत्तर बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही नहीं है। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। ये वाला ऑप्शन है वो सत्य नहीं है, ठीक नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही है। ये उन्होंने पूछा है सत्य नहीं है, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो देखिए 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ जो है आकार बदलता है, और रासायनिक परिवर्तन में जो हमारा पदार्थ है वही परिवर्तित हो जाता है किसी और रूप में। तो रासायनिक परिवर्तन में जो प्राप्त होती है चीज वो जो है वापस नहीं हो सकती उसी रूप में जिस रूप में वो पहले थी। ठीक है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में जो है उसी रूप में वापस आ सकती है जिस रूप में वो पहले थी। जैसे कि मान लीजिए आप गन्ने से गुड़ बना रहे हैं, तो गन्ने से गुड़ बनना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, और आप गुड़ से दोबारा से गन्ना नहीं बना सकते। ठीक है, तो उस तरह का परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। अब उन्होंने पूछा है मोमबत्ती का जलना। तो देखिए मोमबत्ती पहले जो है एक लंबे आकार में होती है, ठीक है, और उसके बाद जलने के बाद जो मोम है वो हमको मिल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन वो उसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। ठीक है, रासायनिक कैसे? जैसे मान लो मोमबत्ती जल गई तो उसमें से कुछ भाग जल के वाष्प के रूप में उड़ जाएगा हवा में, और वापस दोबारा से मोम उसको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ भाग जो है मोमबत्ती का वो जल करके वहीं पे मोम बन जाता है और इकट्ठा होता रहता है, वो आपने देखा भी होगा। तो जो वहां पर मोम बनकर इकट्ठा होता रहता है उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और जो जलकर हवा में उड़ गया है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। आपने देखा होगा मोमबत्ती जल के बाद में कुछ थोड़ा सा मोम बचा रह जाता है, तो मोमबत्ती से मोम का बन जाना द्वारा से उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती के जलने में। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव व वृक्षारोपण की कमी के कारण उत्पन्न समस्या है। अब देखिए अधिक पेड़ काटने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये उन्होंने पूछा है। वायुमंडलीय परिवर्तन, हाँ ऐसा संभव है। प्रदूषण का खतरा, ये भी सही बात है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, भूमि संरक्षण, अब जैसे नदियों के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं, अगर हम उन पेड़ों को काट लेंगे तो जो है भूमि का कटाव ज्यादा होगा, तो ये भी है। तो ये सभी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूजा ने एक मेंढक का पीछा करते हुए देखा कि वो पहले तो जमीन पर कूद रहा था और फिर पानी में तैरने लगा। उसे किस प्रकार के जंतुओं के वर्ग में रखा जाएगा? देखिए जलचर होते हैं, पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जलचर जो पानी में रहते हैं। नभचर होते हैं जो आसमान में रहते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन है इसमें। उभयचर जो होते हैं वो एक से ज्यादा जगह अगर पाए जाएं तो उन्हें बोलेंगे उभयचर। मरुस्थलीय का मतलब है जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, जो मेंढक है वो उभयचर जीव है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। देखिए अहरित का मतलब है जिनमें हरी पत्तियां नहीं पाई जाती उनको कहते हैं अहरित पौधे। ठीक है, और जो भोजन बनाते हैं पौधे उनके लिए जो हरी पत्तियां होना आवश्यक है। ठीक है, हरी पत्तियों की मदद से ही भोजन तैयार करते हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करके पौधे। ठीक है, लेकिन जो है अहरित है जिनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, जिनमें हरी पत्तियां नहीं होती, तो वो क्या होता है दूसरे पौधों से अपना भोजन लेते हैं, तो उनको कहते हैं परजीवी। तो इसमें परजीवी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शंस का जो है क्रम वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लेकिन परजीवी जो है जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए पर्यावरण का उद्देश्य क्या नहीं है? व्यक्तित्व का विकास, प्रकृति प्रेम का विकास, राजनीतिक गुणों का विकास, सामाजिकता का विकास। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, ये सही नहीं है। इसका पर्यावरण से कोई उद्देश्य नहीं है, राजनीतिक गुणों का विकास पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी 11 वर्ष के बच्चे के दांत किसी खनिज की अधिकता से चितकबरे हो जाते हैं,
तो वह खनिज है, कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस या पोटेशियम। तो देखिए फ्लोरीन की जो अधिकता है उससे बच्चों के दांत जो है चितकबरे हो जाते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन यानी कि O3, 03 लग रहा होगा आपको, ये O3 लिखा हुआ है। तो O3 है वो ओजोन का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र, ठीक है, की उपस्थिति। अब देखिए तीनों चार ऑप्शन हम पढ़ेंगे। गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने के कारण बढ़ी है। लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O3 की आवश्यकता होती है। चौथा वाला ऑप्शन है, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। जो ओजोन परत है आप जानते ही होंगे, ठीक है, यूवी प्रभाव को वो कम करती है, यानी कि पृथ्वी पर जो है यूवी किरणों को आने से रोकती है, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ओजोन के विषय में चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हथेली और तलवे की त्वचा शरीर के अन्य अंगों की त्वचा से किस मायने में भिन्न होती है। देखिए इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसमें जो है सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, मोटी श्रृंगीकृत बाहरी परत के साथ बाह्य त्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है। श्रृंगीकृत का मतलब होता है जो रेखाएं खिंची होती है ना, उसको बोलते हैं श्रृंगार हो रखा है या एक सजावट सी हो रखी है, ठीक है। तो बाहरी परत के साथ बाह्य त्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्त्री के रक्त की जांच करने पर चिकित्सक उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाता है तो वह स्त्री को दैनिक भोजन में निम्न भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने को कहेगा। तो देखिए जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसको आयरन की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि उसमें आयरन की कमी है। तो आयरन की अधिकता इन भोज्य पदार्थों में से किसमें पाई जाती है वो आपको बताना है। तो देखिए हरी सब्जी, रेशेदार फल व मेवे, दूध व दालें, अंडा व मांस। तो सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है हरी सब्जियों में, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जो चिकित्सक है वो स्त्री को हरी सब्जियां खाने के लिए बोलेगा। चलिए आगे चलते हैं और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सूर्य प्रकाश। तो देखिए प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये थी आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।